हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 7th के अपने सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 10 जिसमें रेगिस्तान की जीवन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे रेगिस्तान कहाँ किसको जाता है, ये रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं और रेगिस्तान में किस तरीके के लोग रहते हैं, यहाँ पे किस तरीके की वनस्पतियां पाई जाती है, ये सारे को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि रेगिस्तान कहाँ किसको जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पृथ्वी का जो भाग है, ये पूरा भाग अगर देखें तो ये अपने आप में 100% तो होगा नहीं। जो जलवायु जो है वो बिहार की होगी, जो जिस तरीके का मौसम बिहार में होगा उसी तरीके का मौसम महाराष्ट्र में तो होगा नहीं, उसी तरीके का मौसम जम्मू एंड कश्मीर में तो होगा नहीं, उसी तरीके का मौसम पूर्वांचल में तो होगा नहीं। इसलिए क्या होता है कि जो हमारे टोपोग्राफीज है, जो हमारे कल जो हमारा, अगर आप इस तरीके से बोलिए तो मौसम है और जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसके हिसाब से जगह भी चेंज होते हैं। और उसी में एक विशेष विशेषता वाली जगह आ जाती है जो शुष्क होती है और वो ठंड और गर्म भी हो सकती है। इस जगह को हम लोग रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे तो रेगिस्तान कहाँ किसको जाता है, तो यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न ताप एवं विरल वनस्पति होती है। तो जिस जगह पे वनस्पति नहीं होगी तथा वहां का जो तापमान होगा वो सर्वाइवल से बहुत ज्यादा होगा या सर्वाइविंग से बहुत ज्यादा नीचे होगा, ये अपने आप में रेगिस्तान कहलाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मनुष्य, पेड़ पौधे, इन सारे चीजों को जीने के लिए कुछ न कुछ चीजों की जरूरत होती है जो प्रॉपर रूप से नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। और अगर उनको वो चीज नेचर से नहीं मिल पाएगा तो जिंदगी को सरवाइव कर नहीं पाएंगे, और अगर जिंदगी सरवाइव नहीं हो पाएगी तो फिर वो जगह क्या होगा, अपने आप में एक जो है आप उसको रेगिस्तान ही बोल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखिए तो, अगर देखिएगा आप तो रेगिस्तान वाले एरिया में पेड़ पौधे, पशु एवं मनुष्य के लिए जल जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन और दूसरे जगहों पर देखिए तो पेड़ पौधे, पशु एवं मनुष्य के लिए जल बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर ये चीज रेगिस्तान के पास, अगर ये चीज किसी पृथ्वी के किसी जगह पे नहीं होगा तो उसको हम लोग रेगिस्तान बोलेंगे। तो अगर पीने के लिए आपके पास जल नहीं हो, मवेशियों को चरने के लिए घास नहीं होगा, फसल उगने के लिए जल के साथ साथ मिट्टी नहीं होगी, तो वहां पे जीवन सरवाइव नहीं हो सकता है। वहां जनसंख्या का घनत्व अभी नहीं बढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। तो अब ये सारी चीजें अगर नहीं होगी तो वहां पे जनसंख्या होगी नहीं, जनसंख्या घनत्व नहीं होगा, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो एरिया हमारा रेगिस्तान कहलाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रेगिस्तान का जो जीवन होता है वो बहुत कष्ट वाला होता है। यहाँ जनरल आदमी सरवाइव बहुत कम कर पाता है, क्योंकि अगर आप बिहार से सहारा रेगिस्तान में जाएंगे आप मर जाएंगे, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आप वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते हो। आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाले लोग हो और आप वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते हो। सेम चीज ये होता है, आप लद्दाख वाले एरिया में जा रहे हो बिहार से तो कुछ समय तक आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और आप वहां पे जाते वक्त आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो ये बातें हैं। और रेगिस्तान जो होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं। और अगर आप देखिएगा तो रेगिस्तान को हम लोग, रेगिस्तान में जो होता है वो एक तो विरल वनस्पति होती है, कम वर्षा होती है और तापमान उच्च और निम्न दोनों हो सकता है। तो इस आधार पर रेगिस्तान ठंडा और गर्म दोनों होता है। तो अगर गर्म रेगिस्तान की हम लोग अब बात करेंगे तो सहारा का रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान है और ठंडा में हमारा लेह वाला एरिया आ जाता है। अब अगर हम लोग सहारा रेगिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो मेन फैक्ट्स निकल करके आता है वो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 9 में जो है साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को डिस्कस किया था।
अभी हम लोग उत्तरी अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जिसको हम लोग सहारा रेगिस्तान बोलते हैं, और इसकी जो एरिया है, जितना दूर तक ये फैला हुआ है, वो 8.5 लाख किलोमीटर तक का, वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र है। ठीक है। और अगर आपको पूरी तरीके से अगर आप देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल केवल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सोचिए ये भारत से दोगुना से भी बड़ा है। ठीक है, भारत के 2x से भी बड़ा है। तो इसलिए ये रेगिस्तान को बोला जाता है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और ये जो रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, ये 11 देशों से घिरा हुआ है। जो देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली और मैरितानी, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा है। ये सारे एरिया से सहारा रेगिस्तान घिरा हुआ है। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा 1 नंबर का कि सहारा रेगिस्तान निम्न में से किस देशों से घिरा हुआ नहीं है। ऑप्शन अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आंसर दोगे, नहीं याद है डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे आप, और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आओगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप NCERT को जितना हो सके रिवाइज करो, जितना हो सके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है, और यहाँ पे केवल बालू ही आपको नहीं दिखाई देंगे, इसमें नरम चट्टाने भी आपको मिलेंगे, जो एकदम भुरभुरी चट्टाने होती है ना, जिसको आप अगर हथौड़े से मारते हो तो पूरी तरीके से टूट जाती है। इस तरीके के भी आपको यहाँ पे चट्टान देखने को मिल जाएगी। और अगर थोड़ा सा इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट चीज को देखें तो सहारा का रेगिस्तान जो था पहले बहुत हरा भरा था। इसका साक्ष्य आपको मिलता है यहाँ पे मिलने वाले कुछ जो चीजें हैं, जो यहाँ पे अगर देखिएगा तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कुछ चीजों को निकाला गया इसका उत्खनन करके, तो यहाँ से आपको इसके साक्ष्य मिलते हैं। बाकी जलवायु की अगर बात करें सहारा रेगिस्तान की, तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये गर्म जलवायु है, गर्म जलवायु वाला जगह है। और यहाँ पे वर्षा ऋतु में अल्पकाल में वर्षा होती है, बहुत ही कम समय के लिए। और सहारा रेगिस्तान जो है, सहारा के अल जजीरा क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिकतम तापमान 1922 में 57.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हुआ था। ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो सहारा का जो रेगिस्तान है, इसमें दिन में जो तापमान होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में तापमान बिल्कुल कम हो जाता है, और ये 0 डिग्री से भी नीचे चला आता है। तो ये रेगिस्तान की खासियत हो गई। बाकी वनस्पति की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ वही पेड़ उग सकते हैं जो कि विरल कंडीशन में जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है वो खजूर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको खजूर के पेड़ एवं एकेसिया और कैक्टस ये सारे चीज पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जड़ जो होती है ना बहुत लंबे दूर दूर तक जाती है, और इस कारण से ये पानी को ऑब्जॉर्ब कर पाते हैं और ये यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे और चीजें तो देखने को मिलती नहीं है। यहाँ पे जो जीव मिलेंगे, यहाँ पे जो जंतु मिलेंगे और साथ में जो जानवर मिलेंगे, उसमें आपके ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू वगैरह होते हैं। और यहाँ पे सांप की भी जातियां पाई जाती है, क्योंकि इनको रहने के लिए एक प्रॉपर जगह मिलता है, और वो बालू होता है। और बालू अपने लेयर से जब कुछ समय तक नीचे जाता है तो वो ठंडा होता है, और इसी में सांप आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ पे भी समुदाय रहती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रह रहे हैं, जिसमें बेदुइन एवं तुआरेग शामिल होते हैं। और चालवासी जनजाति, ये लोग बकरी, ऊंट, भेड़ जैसे पशुपालन करते हैं, और इनके मांस को यूज करते हैं, इनके चमड़ा को बेचते हैं। यही इनका जो है वो व्यापार होता है और इनके जीने का तरीका होता है। बाकी अगर हम लोग देखें तो जब रेत को पवन उड़ाकर ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है, और जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाती है वहां मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, और इसी जगह पे थोड़े से जो है वो आपको खजूर वगैरह के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, जो मरुधान बनता है। और मोरक्को के टेफिला टेल मरुधान ही एक ऐसा विशाल मरुधान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मरुस्थल के बीच में ही कहीं पे होगा। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के जीवन को जीने में मदद करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे जनजाति रहती है तो बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं पानी होगा, तभी वो सरवाइव कर रहे हैं, अदरवाइज तो सरवाइव करते नहीं।
तो इस कारण से सहारा में मरुधान जो होता है, जो हवा के द्वारा उड़ा करके ले जाया जाता है। जैसे मान लें कि ये पूरा रेगिस्तान है, इस जगह का जो मिट्टी है, जो बालू है, वो हवा के द्वारा ले जाया गया और ये पूरा इतना गहरा हो गया, तो यहाँ पे आपको कुछ पानी देखने को मिल जाएगी। ये मरुधान होते हैं इस एरिया के। तो सहारा में ये और मिस्र में नील नदी, ये दोनों इनके जीने के लिए हेल्प पहुंचाते हैं। और यहाँ पे जो चावल गेहूं जैसे छोटे छोटे फसल उगाई जाती है, जो मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र की कपास विश्व में प्रसिद्ध है और ये जो है नील नदी के किनारे पे उगाया जाता है। बातें क्लियर है यहाँ पर। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल जजीरा, लीबिया और मिस्र में होने वाले सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम प्राप्त होता है। तो आपको पहले भी बताया गया कि जो सहारा का रेगिस्तान है, इसमें आपको भुरभुरी चट्टानें भी मिलती है। अब इस भुरभुरी चट्टान में एक्चुअली होता क्या है कि कुछ ऐसे खनिज आपको मिल जाएंगे जो व्यापार के लिए यूज होते हैं, जिसमें आपके लोहा, फास्फोरस वगैरह भी हो जाते हैं। और जो एरिया आपका तेल का होता है, वो मिस्र को, अल जजीरिया को, लीबिया को और मिस्र को जो है ना एक टॉप लेवल पे पहुंचा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तेल की अधिकता होती है। बाकी अगर हम लोग ठंडा रेगिस्तान की बात करें, गर्म रेगिस्तान को तो हम लोगों ने देख लिया। ठंड रेगिस्तान में अगर हम लोग बात करें तो लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जो बना हुआ है, ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। तो जो पर्वतीय दर्रा का देश है उसी को हम लोग लद्दाख बोलते हैं। और लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। और लद्दाख का जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित है। और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये वीवीआई है, नोट डाउन। जो आपके नोटबुक मैंने जैसे बताया था नोटबुक बनाने का, वैसे आप जो है वो क्या कीजिए कि उस नोटबुक में इसको वीवीआई क्वेश्चन के रूप में डाल लीजिए कि ये जो लद्दाख रेगिस्तान है, ये उत्तर में काराकोरम श्रेणी से और दक्षिण में जास्कर श्रेणी से घिरा हुआ है। और लद्दाख से होकर के जो नदियां बहती है उसमें सिंधु नदी सबसे प्रमुख है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। लद्दाख की अगर ऊंचाई की बात करें तो लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर तक है। और यहाँ की जो तापमान होती है वो ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी के दिनों में 0 डिग्री सेल्सियस होती है। और ठंड के दिनों में, ठीक है, अगर गर्मी के दिनों में दिन में ये 0 डिग्री सेल्सियस और रात में -30 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में अगर बात करें हम लोग तो यहाँ का जो तापमान होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस में जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। और ये जो लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पे हमारे सैनिक रहते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सैनिक के बारे में जब भी कोई कुछ बोले तो एक चीज आप जरूर, क्योंकि ऑलरेडी आप इस चैनल से आप CAPF, CDS, FCAT वगैरह का तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये डिफेंस बेस्ड ही आपका यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पर अगर कोई आदमी आके सैनिक के बारे में कुछ वल्गर बातें बोलती है या फिर बोलते हैं तो उनको फिर मैं बोल नहीं सकता हूँ। उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में गालियां दे सकते हैं, मैं फ्री करता हूँ इसके लिए कमेंट बॉक्स की गालियां आपके लिए। तो ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे वर्षा कम होती है क्योंकि ये भी एक रेगिस्तान वाला एरिया ही है। और यहाँ पे मुश्किल से 10 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है, बहुत कम है। लद्दाख को खापा चांद भी बोला जाता है। ये थोड़ा सा मतलब क्या बोले इसको, हंसी वाला नाम है ये, और जिसका अर्थ भूमिहीन होता है। अगर खापा चांद की बात करें तो ये इसका अर्थ होता है भूमिहीन, है ना। बाकी ये बातें, ये शब्द कहाँ से लिए गए हुए हैं ये NCERT ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसका अर्थ ही होता है भूमिहीन लद्दाख के भाषा के हिसाब से। बाकी अगर वनस्पति की बात करें तो ये उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति यहाँ होगी नहीं। ज्यादा ठंड जगह होगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। जब थोड़ा सा गर्मी आता है तो सेब और खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। और पक्षियों में विभिन्न प्रकार की प्रजाति नजर आती है, जिसमें रॉबिन, रेड स्टार्ड, तिब्बती स्नोकॉक, रेवैन एवं हुप जैसे पक्षी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और पशुओं में जंगली भेड़, बकरी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊन से यहाँ पे जो है वो आपको बता दें कि स्वेटर वगैरह का काम होता है और उसको बेचा जाता है। बाकी कुछ एरिया में जम्मू एंड कश्मीर के केसर उगाया जाता है कि, लेकिन ये लद्दाख वाला एरिया नहीं होता है। बाकी क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, जो यहीं से आपको प्राप्त होता है। बाकी अगर चीरू और तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त
प्रायः जीव है जिसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्के और अत्यधिक गर्म होते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है VVI, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शाहतूत नामक जो ऊन होता है वो जो है ना वो एंटीलोप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग तो जरूर ही रहते हैं। पहले तो लोग जो होंगे वो यहाँ मुस्लिम होंगे और दूसरा बौद्ध लोग रहता है। वास्तविक में लद्दाख में अनेक बौद्ध मठें आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग गोम्पा के नाम से जानते हैं, और ये जो है एक बौद्ध मठ ही है। थिक्से इसका नाम है, थिक्से मठ। और अगर हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे जो यहाँ के जो निवासी होते हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं ना कि आलू मटर सेम जैसे खेती करते हैं, और शीत ऋतु में यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा कष्टकारी होती है। इस कारण से होता क्या है एक्चुअली में कि वो धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सव में अपने घर के अंदर ही बिजी रहते हैं, दूसरे जगह पे जाते नहीं है। आज अगर हम लोग देखें तो यूनियन टेरिटरीज के रूप में ही आ चुका है, और बाकी दिल्ली की राजधानी जो लद्दाख की राजधानी है वो लेह है, और सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा यहाँ पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता है। एक VVI क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि राजमार्ग 1A जो है ये लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये थी कुछ बातें। अब अगर जरा सा और देखें हम लोग तो मनाली लेह मार्ग जो है वो 4 दर्रों से होकर के गुजरता है, जिसमें रोहतांग ला, बारालाचा ला और जो है वो लुनगा लाचा ला एवं टंगलांग ला। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है, जब बर्फ की मार्ग यहाँ से हटा दी जाती है। तो मनाली लेह मार्ग की ये बातें थी। ये था आज के चैप्टर के लिए। चैप्टर 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। VVI इससे जो आपके फैक्ट्स निकल करके आए हुए थे कि गर्म रेगिस्तान कौन से है, ठंडे रेगिस्तान कौन से है, और लेह के बारे में जो आपकी बातें आई थी वो हम लोगों ने कवर किया। ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का कारण होता है। साथ में आपके अब 8th क्लास के ज्योग्राफी स्टार्ट होंगे, जिसमें आपको बेसिक बातें हर एक बताई जाएगी, और इसके बाद जब सारे NCERTs खत्म होंगे तो आपको जो है वो 6 to 12 तक के क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।